हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप। ये बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 294। पिछला एपिसोड काफी इंटेंस फाइटिंग सीन से भरा हुआ था। अगर आपने अभी तक उसे देखा नहीं तो डेफिनेटली देख लेना। एंड में जाके जब जियान इविल घोस्ट क्लैन के बारे में बात करने लगा था, तभी सामने के स्पेस में से एक सोल मैसेज उसके दिमाग में घुस जाता है। चलो हम इस एपिसोड में समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और उसे रिजॉल्व कैसे किया जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था जियान, जिसकी वॉइस से उड़ गई होती है। वो कहता है एक सोल वॉइस ट्रांसमिशन है। हालांकि जियान ने ट्रांसमिशन को खोला नहीं होता है, इसलिए उसे भी पता नहीं लगाता कि कहाँ से आया है। लेकिन दुगीफे, जो कि सॉरी से काफी वाकिफ थी, वो बोलती है फ्लक्चुएशंस ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन की यंची को बिलोंग करती है। जियान नोट करता है, लेकिन उसके दिल में डाउट थे। आखिरकार सोल वॉइस ट्रांसमिशन ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें बहुत रेयरली इस्तेमाल किया जाता था। यंची का ऐसे यूज करना लगता है कुछ सीरियस हो गया है। जब वो सोल वॉइस ट्रांसमिशन को अपनी सोल पावर से कांटेक्ट में लाता है, कुछ चमकते हुए शब्द अपीयर हुए थे। ये शब्द थे कि जियान, हमारा सामना इविल रे से हो गया है, तुम्हें जल्दी आना होगा। वो नीले रंग का इविल लाइट ऑर्ब, जिसे जियान की खाकी फ्लेम में ढक रखा था। इन शब्दों को पढ़ के वो कहता है, समझना, क्या यहाँ पे लॉर्ड की बात हो रही है किसी और की? कहीं वो पपेट तो नहीं है? अभी अनईजी तो चारों लड़कियां भी फील कर रही थी। ल्यूचिंग कहती है, आखिर हो क्या रहा है? जियान की आवाज काफी सीरियस थी। वो कहता, लगता है मैं जल्दी आना चाहिए। यंची अल्केमिस्ट एसोसिएशन की टॉप जीनियस थी, एक ऐसा टैलेंट जो कि डेफिनेटली उसके मास्टर के लेवल पे पहुंचने वाली है, जिससे वो ग्रेड 1000 वर्ग के कई एक्सपर्ट्स की मदद कर पाएगी। आखिर जियान उसकी हेल्प कैसे नहीं करता? वैसे भी इविल रेस के खिलाफ नॉर्मल एट्रीब्यूट्स काम नहीं करते हैं। बिना होली फ्लेम में लाइट एलिमेंट के इनसे डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जियान डैम करके अपनी हथेली को ऊपर करता है, जिससे स्पेस में बज के साउंड के साथ कुछ अजीब सी फ्लक्चुएशंस फैली थी। ये थी होली फ्लेम की फ्लक्चुएशंस, जो चुपचाप से इन चारों लड़कियों के शरीर में चली जाती हैं। जियान चारों को चेतावनी देता है, ये मेरी होली फ्लेम की पावर का ट्रेस है, इससे वो घोस्ट इविल क्लैन तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन बहुत ध्यान से, ये इविल रेस टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो जानता था कि अगर इन चारों को कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए काफी बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। चार लड़कियां नॉड करती हैं, इनके एक्सप्रेशन सोलम थे। सिचुएशन की ग्रेविटी को ये भी जानती थी। डुकी पे फेस नीले रंग की रोशनी की तरफ पॉइंट करके बोलती, और इसके बारे में क्या? जियान की आंखें किलिंग इंटेंट से भर गई थी। वो बोलता, चीफ है, चलो इसे साथ में मिलकर खत्म करते हैं। डुकी वे हेस्टेट नहीं करती। उसके आईब्रोज के बीच में से रिलीज होती सिल्वरी लाइटनिंग, जिसका निशाना वो इविल ऑर्ब था। जब वो इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करता है, उस नीले रंग के ऑर्ब के अंदर कैद वो इविल बैंडेड मैन चिल्ला के बोलता है, रीइंकार्नेशन, तो तुम एक रीइंकार्नेटर हो। वो समझ जाता है कि उसकी मौत पास आ चुकी है। इस लड़के की होली फ्लेम को उसे तबाह करने में समय लगने वाला था, लेकिन अगर ये थंडर लाइटिंग पावर उसमें ऐड कर दी जाती है, जो उसे रीइंकार्नेटर सुप्रीम बीइंग को बिलोंग करती है, वो एक ही फ्लैश में एनालाइट हो जाएगा। और ऐसा होता भी है। एक तरफ जी की साउंड के साथ वो बिजली, और दूसरी तरफ रिलीज होता है फायरी ड्रैगन, जो कुछ ही समय में उस इविल ऑर्ब को तबाह करके रख देते हैं। इसका नामो निशान नहीं बचता। इस मामले को सेटल करने के बाद जियान सीधा अपने ग्रुप को लेके जाता है यंची की लोकेशन की तरफ। ये अपनी फुल स्पीड को अनलीश कर देते हैं। इस मोमेंट में यंची का ग्रुप जहाँ छिपा होता है, वहाँ बिल्कुल अलग ही सीन चल रहा था। एक अंधेरी सी गुफा के अंदर कई डरी हुए फिगर्स पास पास बैठे होते हैं। ये गुफा पॉइजनस इंसेक्ट से भरी हुई थी, लेकिन अच्छी बात है छिपी होती है। एक डिसाइपल बोलता है, सीनियर सिस्टर, हमें क्या करना चाहिए? इस ग्रुप के सामने खड़ी होती यंची, लेकिन अभी उसके चेहरे पे पहले वाला प्राइडफुल एक्सप्रेशन नहीं होता। वो इतनी कमजोर थी कि उसे खड़े रहने में ही परेशानी हो रही होती है। अपने साथियों को देख रही यंची की आंखें एकदम गिल्ट से भरी होती हैं। वो ट्रेम्बलिंग आवाज में कहती, एवरीवन, मुझे माफ कर दो। ये सुन के हुआफे, जो कि खुद को जैसे से कॉन्शियस रख पा रहा था, वो बोलते, सीनियर सिस्टर, अब अपने आप को दोष मत दो, इसमें आपकी गलती नहीं है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि थंडर टूम के अंदर वो इविल रेस के लोग स्प्रेड कर देंगे। हमारे थंडर टेलिस्मैन भी फेल हो गए हैं, बिना इन्हें हराए हम बाहर नहीं जा सकते। अल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक और फिगर बोलता है, लेकिन इसके बारे में कुछ अजीब है। ऐसा लगता है उस इविल रेस के पास धोखा देने की पावर हो। शुरुआत में थंडर टूम में एंटर करने वाले अल्केमिस्ट एसोसिएशन के 10 मेंबर्स होते हैं, जिनमें लगभग हर एक की स्टैंड दूसरा दोशान के लेट स्टेज पे थी। बट थंडर टूम के सेकंड फ्लोर में इनका सामना एक ग्रीन रोब वाले बंदे से होता है, जिस पर वो ग्रीन रोब मैन इन सबको देखता है। वो एकदम जानलेवा शिकारी की तरह इन सब के ऊपर टूट पड़ता है। उसकी बॉडी से रेडिएट होने वाला वो ईरी ऑरा, ये बिल्कुल इस दुनिया का नहीं था। इसी पर अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लोगों को मालूम पड़ता है कि ये एक इविल बीइंग को फेस कर रहे हैं। इसकी स्ट्रेंथ पहुंच चुकी थी 3 स्टार दोशान के अर्ली स्टेज पे, लेकिन जो चीज यंजी के ग्रुप को शॉक कर देती है, वो थे इस बंदे के फॉलोअर्स, जो बिल्कुल पपेट्स की तरह से फॉलो कर रहे थे। इनमें से कईयों के खिलाफ तो यंजी का ग्रुप कॉम्पिटिशन में फाइट भी कर चुका
चुका था। ये कंटेस्टेंट्स थे, इवन ब्लड रोज एक्ट के मेंबर्स भी, जो कि थंडर सिटी की 8 मेजर फोर्सेस में से एक है। वो भी उस ग्रीन रोड मैन के द्वारा कंट्रोल होके एनजी के ग्रुप के ऊपर पूरी ताकत से हमला करते हैं। हालांकि एनजी का ग्रुप कुछ समय के लिए रेस्ट कर पाया था, लेकिन दोनों पार्टीज के बीच की संख्या में बहुत बड़ा अंतर था। काफी एलियन पीछे खदेड़ा जाने लगा। अच्छी बात है कि एनजी पहले जान की सोल के कांटेक्ट में आ चुके थे। उस कनेक्शन का यूज करके वो मदद मांगने के लिए सोल ट्रांसमिशन को भेज पाई। एनजी कड़वार से भरी आवाज में कहती, आई होप जियान जल्दी यहाँ पहुंच जाए, क्योंकि बिना उसके ग्रुप के हेल्प के लगता है थंडर 2 हम सबका ग्रेवयार्ड बनने वाला है। पिछली बैटल में वो और हुआफी साथ में मिलके उस ग्रीन रोड मैन से फाइट करते हैं, जिससे इनके ग्रुप को जाने का मौका मिल सके। एज रिजल्ट दोनों ही सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे। वो इविल पावर इनके शरीर के अंदर जाके इनकी लाइफ फोर्स को करोड़ करने की कोशिश कर रही थी। अगर वो जल्दी से इसे एक्सपेल करने का तरीका नहीं ढूंढते हैं तो काफी वो भी ग्रीन रोड मैन के कंट्रोल में आ जाएंगे। इन सबके दिमाग में विचार चल ही रहे होते तभी गूंजती एक बूम की साउंड। इस गुफा की दीवार में एक बड़ा सा होल कर दिया गया था। एक eerie आवाज कहती है, ये चूहे और बिल्ली का खेल, इसे खत्म करने का समय आ गया है। जब मैं तुम लोगों को वापस ले जाऊंगा तो लॉर्ड काफी खुश होंगे। गुफा के अंदर मौजूद सभी लोग इंस्टिंक्टिवली अपनी खोपड़ी को उठाते हैं। तुरंत इन सबका एक्सप्रेशन शिफ्ट हो जाते हैं। आसमान में फ्लोट करने वाले दो फिगर्स को देख के दिल तो एनजी का भी बैठ गया था। वो कहती है, ब्लड क्रिस्टल म्यूशाओ, तो इन दोनों को भी कंट्रोल कर लिया गया है। इस मोमेंट में इन दोनों फिगर्स की आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी और इनकी बॉडी में से रेडिएट हो रहा होता विशेष हो रहा। वो अभी समझ जाता है कि चीजें बहुत बुरी हो गई हैं। इस डिजास्टर को अवॉइड नहीं किया जा सकता। एल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक मेंबर जो कि अब तक छुपा हुआ था, अपनी वह फ्लोट करने वाली म्यूशा और ब्लड क्रिस्टल को देख के खुद को पागल होने से नहीं रोक पाता। वो धाड़ के बोलता है, डैम इट, ये पहले से लेट से 2 स्टार दोषियान थे और अब इनकी स्ट्रेंथ हाफ स्टार 3 स्टार दोषियान पे पहुंच चुकी है। लगता है जो इलियन इविल रेस इन्हें कंट्रोल कर रही है, उनके पास स्ट्रेंथ को फोर्सफुली बढ़ाने की भी ताकत है। हुआफे एनजी के सामने आके बोलते, सीनियर सिस्टर आप जल्दी से हमारे डिसाइपल्स को लेके जाओ, मैंने रोकने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एनजी डिटर्मिनेशन से भरे एक्सप्रेशन के साथ अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है, नहीं, क्या तुम उनकी बॉडी से रिलीज होने वाले उस पावरफुल ऑरे को सेंस नहीं कर पा रहे हो? यहाँ रह के तो अपनी जान को गवा दोगे। हम सभी एल्केमिस्ट एसोसिएशन के डिसाइपल्स हैं और इनमें भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैं हूँ। नेचुरली इनका रास्ता रोकने की मेरी जिम्मेदारी है। हुआफे अपने सिर को हिला के स्माइल के साथ बोलता है, हे सीनियर सिस्टर, आज आप मेरे साथ बहस नहीं कर सकती हो, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। खासकर आपकी कल्टिवेशन और सोल स्ट्रेंथ, ये हम सबकी उम्मीद है। अगर मेरी यहाँ पे जान भी चली आती है तभी मुझे भरोसा है कि आप भविष्य में मेरा बदला जरूर लोगे। उसकी आंखों में अभी कोई डर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानता था कि एनजी एल्केमिस्ट एसोसिएशन का फ्यूचर है। अगर वो इस बैटल में खत्म भी हो जाता है, वो तब भी अपनी सीनियर सिस्टर के ऊपर कोई खतरा नहीं आने देगा। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के और मेंबर्स भी आके बढ़ के बोलते, हाँ सीनियर सिस्टर, आप जल्दी से जाओ। हम सीनियर बता हुआफे के साथ यहाँ पे रह के इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इनके चेहरे पे कोई भी कायरता दिखाई नहीं दे रही थी। इनके लिए एनजी का पोटेंशियल लिमिटलेस है। ऐसे एक एक्सपर्ट को बचाने के लिए इन जैसे चाहे हजारों लोगों को सैक्रिफाइस क्यों न करना पड़े, ये तब भी वर्थ होगा। ऐसे सीन को देख एनजी की बॉडी ट्रेम्बल होती है। फिर हम उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आती हुई देखते हैं। वो जो कि एसोसिएशन के अंदर एक लेजेंड कही जाती थी, उसके हाई स्टेटस की वजह से ये डिसाइपल्स कभी उसकी नजरों में नहीं आए। लेकिन अब इस लाइफ और डेथ मूवमेंट में ये फेलो डिसाइपल्स उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। कहने का तो ड्रामा काफी लंबा लगता है, लेकिन ये सब 1-2 सेकंड में ही हो गया था। अफसोस की बात है कि इससे पहले कोई एक्शन ले पाते। इस केव के एंट्रेंस में से एक कोल्ड और सिनिस्टर आवाज सुनाई देती है। दिखाई दिया था एक ग्रीन रोड मैन। वो कहता है, हे तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आखिरकार तुम सब मेरी आर्मी में शामिल होने वाले हो, स्पेशली ऐसी पोटेंट सोल पावर वाली लड़की। जब मैं तुझे कैप्चर करूंगा मजा बहुत आने वाला है। वो फिर इविल स्माइल के साथ आगे इशारा करके बोलता है, म्यूशा ब्लड क्रिस्टल, जाओ इन्हें खत्म कर दो, बस उस लड़की को जिंदा छोड़ना। वो एकदम पपेट की तरह बिहेव करने वाली म्यूशा और ब्लड क्रिस्टल अपनी क्लियर इंटेंट से भरी आंखों से एक दूसरे को देखते हैं। फिर बिना हेजिटेशन के इनके फिगर सामने शूट हुए थे। इन दोनों डिमोनाइज्ड एक्सपर्ट्स को अपनी पूरी पावर को अनलीश करते हुए देख एनजी हुआफे और बाकियों की तरफ मुड़ी थी। वो बोलती, मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में वार्म इमोशंस देखे जा सकते थे। ये कहते ही एनजी के चारों तरफ का स्पेस बज के साउंड के साथ ट्रैम्बल हुआ था। एक ब्रिलियंट सोल पावर इन सबको ढक लेती है। एनजी के इशारे से इन सबको गुफा से 100 मीटर दूर फेंक दिया गया था। लोग चिल्ला के बोलते हैं, नहीं सीनियर सिस्टर। इनके एक्सप्रेशन डिस्पेयर से भरे होते हैं और आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। लेकिन खूब स्ट्रगल करने के बाद भी ये कुछ नहीं कर सकते थे। एनजी की पावरफुल सोल फोर्स ने इन्हें बिल्कुल एक बबल की तरह ढक रखा था। जब वो ग्रीन रोड मैन इस नजारे को देखता है, उसका गुस्सा किसी तूफान की तरह फटता है। वो कहता है, डैम इट, ये एल्केमिस्ट की सोल पावर हमारे लिए बहुत प्रीशियस सप्लीमेंट है। लॉर्ड हुआनसुन ने खुद बोला था कि इनमें से कोई नहीं बचना चाहिए। लेकिन सुश
के साउंड के साथ येंची उसके सामने अपेयर होती है। उस इविल पावर से ग्रसित होने के बाद भी वो आंखें बिल्कुल स्टार्स की तरह चमक रही थी। लगता है वो ग्रीन रोडमैन नहीं जानता था कि येंची जैसी पावर हाउस जिसकी सोल पावर वाइट ट्रैवल के ऑलमोस्ट लेट स्टेज पे पहुंच चुकी है, उसे बस रॉ पावर से क्रश नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी लड़ने की इच्छा को तोड़ना होगा। वो कहता है येंची अब तुम मरने ही वाली हो तो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला, हमारे इविल क्लैन के सामने सर झुकाओ। तुम्हारे टैलेंट और पोटेंशियल को देखते हुए तुम्हें मिलने वाले रिसोर्सेज काफी अच्छे होंगे। जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ये सभी इंसान तुम्हारे सामने सर झुकाने वाले हैं। ये बंदा बातें ऐसे कर रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा राजा हो। येंची जिसके हाव बिल्कुल नहीं बदलते, वो कोल्ड आवाज में बोलती है। और दूसरा, वो ग्रीन रोडमैन बोलता है हम दूसरा है यहीं पे मर जाओ। ये सुन के येंची कोल्ड स्नॉट के साथ बोलती है तो हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करना चाहते हो। और जो मैं तीसरे ऑप्शन को चुनती हूँ। ये बोलती बूम के साउंड के साथ उसकी बॉडी में से एक टेरिफाइंग ऑरा इरप्ट हुआ था और उसके पीछे एक बड़ा सा इल्यूजरी शैडो बन जाता है। येंची की बॉडी से बाहर आने वाली इस ऑरेंज फ्लेम को देख के वो ग्रीन रोडमैन बोलता है एक फायर टाइप का हेवली सीड, लेकिन इससे तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। वो ऑरेंज फ्लेम एक स्मॉल फायर टाइप का हेवली सीड था। ऑल्दो ट्रू होली फ्लेम से बहुत पीछे होता है, लेकिन तभी फ्लेम के एटीट्यूड को काफी इंप्रूव कर सकता था। म्यूशा और ब्लड कस्टर साथ में मूव करते हैं। एक के हाथ में इकट्ठी होती है ब्लडी एनर्जी जो ब्लड सोल हैंड नाम के एक पाम अटैक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वहीं पे म्यूशा अपने वुड एट्रिब्यूट को यूज करता है। येंची जिसके हाथ में एक छोटा सा ऑरेंज क्रिस्टल अपीयर हुआ था उसे वापस से ऑब्जर्व करती हुई बोलती लिटिल ऑरेंज सॉरी, लगता है मेरी वजह से आज तुम भी मुसीबत में पड़ गई हो, लेकिन चलो आज साथ मिलकर अपनी पावर को अनलीश करते हैं। आज हम जस्टिस के लिए जलेंगे। बिना हेजिटेशन के येंची ने फ्लेम को दोनों हाथ में ले लिया था जो कि उसके फिगर को भी ढक लेती है। सबसे पहले इस्तेमाल किया था डिफेंसिव शील्ड का जो कि बनी थी उस ऑरेंज फ्लेम से। जब बैंग 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 की आवाजों के साथ वो दोनों अटैक उस ऑरेंज शील्ड से टकराते हैं, ये पूरी गुफा थर्राने लगती है। जमीन पे क्रैक्स फैलते हैं। येंची बिना होल्ड बैक के एक के बाद एक सोलो अटैक्स को रिलीज करना शुरू कर देती है, लेकिन तब भी उसके ओपोनेंट्स हाफ स्टेप 3 स्टेप 2 शान पे पहुंच चुके थे। इनका सामना करना इतना आसान भी नहीं हो रहा था। ग्रीन रोडमैन हंस के बोलते क्या पावरफुल अटैक है। अफसोस की बात है कि आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और हाँ मैं बताना भूल गया, हमारे क्लैन की स्पेशल एबिलिटी है कि हम दुश्मनों को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे वो सिर्फ हमारे पपेट नहीं बन जाते बल्कि हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। गूंजती रहती है वो बूमिंग आवाजें। ये करीब 1 मिनट के बाद का समय था जब दोनों दुश्मनों का सामना करते करते येंची का ग्रेसफुल फिगर धीरे धीरे जमीन पे आने लगता है। उसका ऑरा काफी अली कम होता जा रहा था। अब लगता है येंची की दुर्गी सूख चुकी थी, जिसका सीधा मतलब है कि वो अपनी हेवरी सीड को भी यूज नहीं कर सकती। अपनी आखिरी ऊर्जा को अपने फाइनल डिफेंस में भेजते हुए येंची ऊपर की तरफ देख के बोलती जियान ये लड़का सच में अनोइंग है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम समय पे यहाँ पहुंच पाओगे। तभी क्रैशिंग आवाजों के साथ 2 और अटैक्स उसके एनर्जी शील्ड से जाकर टकराए थे। फाइनली हम उसे डहते हुए देखते हैं। उस जमीन पे खड़ी हुई कमजोर लड़की को देख के वो शुएजिंग और म्यूशाओ अपने हाथ पे फेटल अटैक्स को तैयार करते हैं। साफ तौर पे एक ही बार में येंची का काम तमाम करना चाहते थे। ऐसा लगता है इस मंजर को देख के वो ग्रीन रोडमैन को ज्यादा ही खुश हो गया था। वो 2-3 बार तेजी से हंस के बोलता है तो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यंगर जनरेशन है। जैसे हमारा टारगेट मूव के खत्म होगा थंडर वैली पे हमारी रिवेंज शुरू हो जाएगी। लेकिन शब्द इस बंदे के मुंह से निकले ही होते हैं। इस बैटल फील्ड में किसी की डीप आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है एल्केमिस्ट एसोसिएशन की डिग्निफाइड सीनियर सिस्टर, क्या तुम सच में इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार हो? क्यों क्या मैं सही कह रहा हूँ? इस आवाज को सुन के उस बंदे के दिल में न जाने क्यों लेकिन एक फियर अपीयर हुआ था। वो इंस्टिंक्टिवली चारों तरफ देखते हुए बोलते है कौन है यहाँ पे, अपने आप को शो करो। इसी मोमेंट में येंची के सामने का स्पेस ट्विस्ट होने लगा था। फिर क्रैक की आवाज के साथ एक फिगर निकलता है। उसके हाथ के इशारे में रिलीज होने वाली खाकी फ्लेम्स म्यूशा और शोजंग के अटैक्स को बड़ी आसानी से रिजॉल्व कर देती हैं। फाइनली सामने अपीयर होने वाले फिगर को देख के येंची की वो कमजोर आंखें बंद होती हैं। वो नीचे ड्रॉप होती है, बोलती है जियान तुरंत ही पीछे मुड़कर उसे कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन पिछले दोनों अटैक्स की वजह से उसका स्टैंस थोड़ा सा हिला हुआ था। इसलिए येंची को पकड़ते हुए उसका हाथ वहां प्रेस होता है जहाँ पे होना नहीं चाहिए था। वो तुरंत ही येंची की सांसों को महसूस कर पाता है। हालांकि कमजोरी की वजह से येंची बेहोश होने वाली होती है, लेकिन अचानक से इस कॉन्टैक्ट की वजह से उसके मुंह से की आवाज बाहर आई थी। लेकिन असली मुसीबत आनी थी जियान के ऊपर, और ऐसा होता भी है। उसका वो होली फ्लेम हार्ट जो कि म्यूइंग के वजूद से बना हुआ था, अचानक से उसमें से करंट सा दौड़ता है। जियान चिल्ला के बोलते आउच। इस तेज आवाज को सुन के येंची की आंखें खुल जाती है। वो बोलती है तुम क्या हुआ तुम्हें? लेकिन फिर उसकी नजर थोड़ी नीचे जाती है। तुरंत ही हम उसकी गालों को लाल होते हुए देखते हैं। जियान भी इससे पहले ऑकवर्ड फील कर पाता, उसे कुछ और फील होता है। वो सेंस करता है कि येंची के कोर को एक बहुत ही सिनिस्टर पावर इरोड करने की कोशिश कर रही है। वो रिलीज करता है अपनी होली फ्लेम की ट्रेस को। जियान कहते हैं हिलो मत, तुम्हारी चोटें गहरी हैं। मैं अपनी फ्लेम का इस्तेमाल
करके टेम्परेरी से सप्रेस कर रहा हूँ। अपनी पलकों को फड़फड़ाती हुई यंजी जियान की हीलिंग पावर को एक्सेप्ट करती है और थैंक यू बोलती है। जब उसके और जियान के बीच में सोल फाइट हुई थी, यंजी ने तभी उसकी पावर के बारे में कोई स्पेशल फील किया था और लगता है वो गलत नहीं थी। इसी पल वूश वूश की 4 आवाजें और अपीयर होती हैं। ये चीफे की टोली थी। इन लड़कियों को देख के यंजी को वो ट्रैम्बल होते हैं। वो चेतावनी देती है कि स्ट्रॉन्ग है, तुम लोग केयरफुल रहना। लिu चिंग ने एक ही नजर में पूरी सिचुएशन को समझ लिया था। वो तुरंत ही अपनी लीडरशिप स्किल्स को दिखाती हुई बोलती है, वियर तुम जाओ यंजी को संभालो। चीफे हम दोनों साथ में मिलके इन दोनों को हैंडल करते हैं। जियान तुम्हें फेस करना हुआ उस ग्रीन रोड मैन को। ये सुन के दुकीफे और बाकियों ने नोट किया था। हालांकि म्यूशा और ब्लड क्रिस्टल हाफ स्टेप 3 स्टार 2 इमोर्टल लेवल तक पहुंच चुके थे, लेकिन तब भी इन्हें मैनेज करना पॉसिबल होता है। जियान भी नोट करके यंजी को यूवे के हाथ में देता है और वो लाइटिंग स्पीड से शूट हो गया था उस ग्रीन रोड मैन की तरफ। दुकीफे अपने हाथ में बिजलियों को इकट्ठा करके कोल्ड आवाज में कहती है, म्यूशा और शोजिंग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों भी इतनी आसानी से कंट्रोल हो जाओगे। शोजिंग तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। बूम बूम की आवाजों के साथ इनके वो इविल और इरप्ट होते हैं। अपने सामने फ्लोट कर रहे जियान को देख के वो ग्रीन रोडमैन बोलते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे एक होली फ्लेम कंट्रोलर को भी ढूंढ पाऊंगा। ये सच में सरप्राइज है। ऑल्दो जियान की कल्टिवेशन उससे कम होती है, लेकिन उसके पास होली फ्लेम की मौजूदगी ये उसे बड़ा खतरा बना देती है। जियान जिसकी आंखों में खाकी फ्लेम डांस कर रही थी, वो बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हें काफी जल्दी कुछ ऐसा भी मालूम पड़ेगा जिसके बारे में तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। कुछ समय पहले जिस इविल बैंडेड मैन को जियान ने खत्म किया था, वो भी इविल गोस्ट लाइन का मेंबर होता है, लेकिन बिना किसी डाउट के ग्रीन रोडमैन काफी हाई स्टेटस को रखता होगा। इन शब्दों को सुन के ग्रीन रोडमैन थोड़ा पीछे हट गया था। वो कहता है, तो तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? ये लोग शैडोज में छिप के काम करते थे, इसलिए इनके एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। जियान कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि आज तुम मरने वाले हो। गूंजती है फश की आवाजें। वो खाकी फ्लेम इंटेंस प्रेशर के साथ चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। रिस्पॉन्स में फैलती है वो ग्रीन दुकी। वो ग्रीन रोडमैन अपनी आंखों में पागलपन को लेके दहाड़ के बोलते हैं, भले ही होली फ्लेम्स हमारी रेस की नेमेसिस हो, लेकिन बच्चे तुझे इतना खुश नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में हर एक चीज का काउंटर मौजूद है। होली फ्लेम के लिए भी कुछ ऐसा है जिसे वो भी डरती है। इसकी इविल पावर और कपड़ों को देख के जियान के दिमाग में उस बैंडेज मैन की मेमोरीज फ्लैश होती हैं। वो मन ही मन में बोलता है, इविल गोस्ट क्लैन के किंग यू हुआन के जनरल का भरोसेमंद सिपाही हुआन टोंग, और इसकी स्ट्रेंथ है 3 स्टार 2 इमोर्टल के अर्ली स्टेज पे। तभी सोल्टी लॉर्ड उसके दिमाग में बोलते हैं, बच्चे ये बिल्कुल सही कह रहा है, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका काउंटर मेजर मौजूद ना हो। कोई क्रीचर यहाँ पे चाहे कितना ही पावरफुल हो जाए, उसका कोई न कोई काल जरूर होता है। इस दुनिया का बैलेंस इसी तरीके से काम करता है। मैंने भी कुछ समय पहले रूमर सुने थे जैसे होली फ्लेम को भी रेस्ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होते हुए मैंने कभी देखा नहीं है। आखिरकार होली फ्लेम्स को ज्यादा ही रेयर है। ये सुन के जियान बोलता है, लगता है मुझे भविष्य में और भी कॉशियस रहना होगा। इसी मोमेंट में ग्रीन रोडमैन की एनर्जी वॉलेंट हो जाती है। उसके पीछे एक मॉन्स्टर्स एंटिटी बनने लगी थी। वो बोलते हैं, लड़के चल मैं तुझे हमारी गोस्ट क्लैन की असली पावर दिखाता हूँ। गूंजती तेज हाउल की आवाज वो बीच किसी भूखे भेड़िए की तरह लग रहा था। इसके उस मेलेवोलेंट और टेरिफाइंग सैवेज ऑरे को सेंस करके चारों लड़कियों के भी रोंगटे खड़े हो गए होते हैं। जियान इस बीच को देख के बोलते है, क्या वाइल्ड हो रहा है। उसकी फायर टैनिन भी आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश करने लगती है। ऐसा लगता है इस इविल क्रीचर को जला के राख करना चाहती हो। वो ग्रीन रोडमैन जिसका नाम लेंटोंग था, वो कहता है, खत्म कर दो इसे। तुरंत उस ग्रीन बीस्ट की आओ वाली हाउल की आवाज गूंजती है। उसने सामने की तरफ झपट्टा मार दिया था। इसे देख के दुखी पे एक्सप्रेशन भी शिफ्ट हो गए होते हैं। खासकर उस भेड़िए की आंखों को देख के दुखी पे कुछ अजीब महसूस करती है। वो बोलती, इस इविल रेस के पास इतना साहस कहाँ से आ गया, इनकी थंडर टूम में एंटर करने की हिम्मत हो गई है। मुझे लगता है खुफिया जानकारी हमारी थंडर वैली से ही आई होगी, वरना इविल क्रीचर्स हमारी थंडर टूम में एंटर कैसे कर पाते हैं। इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग है। अगर इसे हम हरा नहीं पाते हैं तो बस थंडर पॉइंट में जाने का ऑप्शन रह जाएगा। थंडर टूम का फॉरबिडन एरिया इन घुसपैठियों को खत्म करने के लिए काफी होगा। ऐसी बात नहीं थी कि यहाँ पर तख्ता पलट करने की उसके पास क्षमताएं न हो। आखिरकार वो थी रिनकार्नेटर, लेकिन अगर वो रिनकार्नेशन सील को एक्टिवेट कर देती है तो फिर उसके हाथ में आने वाली स्ट्रेंथ हो या फिर वो मेमोरीज ये अधूरी होंगी। खासकर दुकीफे भी कोई और नहीं बनना चाहते थे। हालांकि इससे पिछले जन्म की उसके पास कोई मेमोरीज नहीं होती, लेकिन तब भी चीफे को ऐसा लग रहा था कि अगर वो रिनकार्नेशन की पावर को रेकलेसली इस्तेमाल करती है तो उसके साथ ऐसे बदलाव होंगे ये वो खुद को भी नहीं पहचान पाएगी। सीन लौटता है जियान की तरफ, जो कि इस ग्रीन वुल्फ को देखे अपनी आंखें नैरो कर लेता है। इसके अंदर से बाहर आने वाला प्रेशर कोई इल्यूजन नहीं था, ये सच में खतरा था। खासकर इसकी असली स्ट्रेंथ होती है उसकी आंखों में। हालांकि जियान के पास लैंटोंग को खुद ही हराने की पावर थी, लेकिन तब उसके साथ ही खतरे में आ सकते थे। एक्टिवेट करता है वो फायर एक्सप्लोजन टेक्निक। फ्लेम्स उसके पैरों
के नीचे कंडेंस होती है। अगले पल जियान की बस यहाँ पे आफ्टर इमेज रह जाती है, वो गायब हो गया था। ये देख के लड़कियां बोलती हैं क्या स्पीड है। वहीं पे वो हरे कपड़ों वाला लैंटोंग अटैक करने की कोई कोशिश नहीं करता। ये ग्रीन वुल्फ उसकी पावरफुल टेक्निक थी, अगर जियान इसे भी डिफीट नहीं कर सकता तो उसे खुद एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। जियान की स्पीड इतनी ओवरवेलमिंग थी कि हवा में सोनिक बूम की आवाजें गूंज रही थी। वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने हाथ को क्लेंच करके बोलता है 3 पंचेस ऑफ गुड फॉर्चून, फर्स्ट पंच माउंटेन लीप। उसका वो घना दोशियान और इकट्ठा होता है उसके पंच के सामने और इसे होली फ्लेम और ही पावरफुल बना देती है। गुस्से में धाड़ की बोलते हैं ब्रेक। इसी के साथ आसमान थर्राया था और स्पेस में कई क्रैक्स बनने लगते हैं। वो फायरी पंच जुइंग के साउंड के साथ सीधा उस वुल्फ की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन जब भी जियान का पंच उस ग्रीन वुल्फ से टकराने वाला था, हम इसकी आंखों को हल्का सा ग्लो करते हुए देखते हैं। आसमान में कई नीले रंग की आंखें अपनी पलकें खोलती हैं, जिसे पंच बूम बूम की आवाजों के साथ टकराने लगा था। लेकिन अजीब बात यह होती है कि इन्हें तबाह करने की जगह इस पंच की पावर ऑब्जर्व हो रही होती है। ये देख के जियान के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। इविल रेस की ऐसी बिजार एबिलिटी को वो पहली बार देख रहा था। जब वो हरे रंग की आंखें उसकी होली फ्लेम की पावर को ऑब्जर्व करती हैं, उस हरे भेड़िए की ऑरा एक्सप्लोसिव तरीके से बढ़ता है। वो इविल लैंटोंग अपने सिर को लाके बोलता है काफी नहीं है। शुरुआत में लोग समझ नहीं पाते, लेकिन अगले पल चीजें क्लियर हो जाती हैं। जिस तरीके से फूले हुए गुब्बारे में छेद करने से वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, कुछ ऐसी हालत उस वुल्फ की हो जाती है। उस ग्रीन रोडमैन लैंटोंग ने वुल्फ को वापस लेके अपनी हेडसेट चेंज करी होती हैं, जैसे आसमान की सब हरे रंग की आंखें एक दूसरे में मर्ज होनी शुरू हो गई थी। बनता एक बहुत भयानक सा पीपल। एक इंस्टेंट में इसका आकार कई 100 मीटर से भी ज्यादा बड़ा हो गया था। स्पेशली जब लोग इस आंख में देखते हैं, ये ऐसा महसूस करते हैं जैसे इनकी सोल को भी खींचा जा रहा हो। येंजी जो कि पहले से ही इस टेक्निक का सामना कर चुकी थी, वो चिल्ला के बोलती नॉट गुड, जल्दी से पीछे हटो। एक्सप्रेशन तो सोल्जर लॉर्ड के भी चेंज हो गए थे। वो कहते हैं एक्चुअली में प्यूपिल टेक्निक है, बच्चे हमें रिट्रीट करना होगा। जियान नॉड करता है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में उसकी फिस्ट के ऊपर एक और रेयर वॉलेंट ऑरा अपीयर हुआ था। ये था गुड फॉर्चून का सेकंड पंच, शेक द वर्ल्ड। ये फिस्ट होली फ्लेम की डिवास्टेटिंग पावर को लेके सीधा पीपल से कोलाइड हो जाता है। उस बूम की भयानक आवाज के साथ काफी सारी एनर्जी फैली थी, लेकिन लगता है उस इविल लैंटोंग को अपनी इस टेक्निक के ऊपर पूरा भरोसा होता है। वो ही करके बोलता है लड़के मेरा पपेट बनने के लिए तैयार हो जा। उसकी आंखों में डिस्टर्बिंग मैडनेस दिखाई देती है, लेकिन जब कोलिजन की एनर्जी साफ हुई थी, पीछे रह गई जियान की आवाज बोलती है मैं तेरे इस गेम को और नहीं खेलूंगा, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तब तेरा सर मेरे हाथ में होगा। और हम जियान की फिगर को लड़कियों के साथ दूर डिसअपीयर होते हुए देखते हैं। पीछे बस सिल्वरी स्पेशल एनर्जी रह गई थी। ऐसे सीन को देख के उस लैंटोंग के एक्सप्रेशन एकदम ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। उसकी वो ग्रीन एनर्जी लाइटिंग स्पीड से फैलती है। वो बोलता है स्पेस अरे तुम भाग नहीं सकते। ये बजिंग आवाजों के साथ फैलने वाली एनर्जी चाहे कितनी भी तेज रही हो, लेकिन जियान की स्पेस फॉर्मेशन की स्पीड से कैसे कंपेयर कर सकती थी। पलक झपकते उसके ग्रुप के फिगर्स गायब हो जाते हैं। रह जाता है बस वो दहाड़ता हुआ ग्रीन रोडमैन। एंड में जाके उसे अपनी पावर वापस लेनी पड़ती है। वो खुद से बड़बड़ाती हुए बोलता है ये इंसान सच में चालाक होते हैं, लेकिन चाहे कहीं भी भागे कुछ भी इनके काम नहीं आएगा। इस थंडर डूम से कोई एस्केप नहीं कर सकता। आखिरकार हमारे घोस्ट क्लैन की पावर हाउसेस ने इसमें पहले ही बदलाव कर दिए हैं। यहाँ पे बस आ सकते हैं, जा नहीं सकते। ही अच्छा हुआ कि मैं इसे तुरंत ही लॉर्ड हुआन जुन को न बताऊं। जब मैं होली फ्लेम के मास्टर को कैप्चर कर लेता हूँ, तब उसे प्रेजेंट करने पे वो मुझसे काफी खुश होंगे। वो बिना हेजिटेशन के किसी और दिशा की तरफ जाने लगता है। बात ऐसी थी कि क्रिटिकल मोमेंट में जियान ने अपनी स्पेस शटल टेक्निक को यूज किया होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो परिणाम बहुत भयावह हो सकते थे। सीन दिखाया जाता है हमें एक अकेली सी माउंटेन रेंज का। इन पहाड़ों की श्रृंखला में से एक पहाड़ के ऊपर अचानक से बैंग बज की आवाज के साथ स्पेशल टनल बनती है और इसमें से कुछ खांसते हुए लोग बाहर आते हैं। सबसे तेज खांसने वाली येंची थी, जिसके एक्सप्रेशंस काफी पेल थे। यूवी पूछती है क्या आप ठीक हो? येंची नोट करती है। तभी दुखी पे पैनी आवाज में बोलती येंची तुम्हें अपने आप को पुश नहीं करना चाहिए। जियान के पास होली फ्लेम है, तुम्हारे शरीर की इविल पावर को एक्सप्लेन करने का सही समय है। इस बात से येंची इनकार नहीं करती। वो चाहे वाली एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की इकलौती डिसाइपल हो, लेकिन दुकीफे का स्टेटस उससे भी हाई था। दुकीफे कहती है मैंने सोचा नहीं था कि थंडर 2 में सिचुएशन इतनी ज्यादा डेंजरस होगी। इस समय में सेफ रहने के लिए हमें थंडर पॉइंट की तरफ भी जाना चाहिए। आखिरकार वहाँ पे प्योर यंग एनर्जी मौजूद है। ऑल्दो होली फ्लेम की जितनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन तब भी हमें उनसे प्रोटेक्ट कर पाएगी। योरन के चेहरे पे काफी एंग्शियस एक्सप्रेशन थे। वो बोलती है हमारा बाहरी दुनिया से कनेक्शन टूट चुका है, इसका मतलब है हम बाहर नहीं जा सकते। दुकीफे कुछ सोच के रिप्लाई करती है थंडर पॉइंट में कुछ समय बिताने के बाद मैं जियान के साथ फॉरबिडन जोन जाऊंगी। फिर क्या इन परेशानियों को सुलझाया जा सकता है, ये किस्मत पे निर्भर करेगा। इनके पास बहुत कम चॉइसेस बची हुई थी। अगर अंत में जाके कुछ भी काम नहीं करता तो फिर वो अपनी रिइंकार्नेशन सील को
रिलीज ही कर सकती है। जियान सबको हीलिंग पिल्स बांटता है। वो कहता है जैसे मैं यंची की बॉडी से इविल फोर्स को बाहर निकालता हूँ, हम सीधा बिजलियों के तालाब जाएंगे। और हाँ लीचिंग, तो अपने सोल वॉइस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके इस थंडर ट्यूब में सारी कंटेस्टेंट्स को अलर्ट कर दो। उनसे कहो कि थंडर पॉइंट में इकट्ठा होना है। लीचिंग हेजिटेशन के साथ पूछती है क्या इससे हमारी लोकेशन एक्सपोज नहीं हो जाएगी। जियान फर्म लेकिन काम आवाज में बोलता है मुझे डर है ये पूरा थंडर ट्यूब उस इविल घोस्ट क्लैन के जंगल में फंस चुका है। अगर अब इन्हें मालूम भी पड़ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ल्यूचिंग नोट करती है। बाकी की 3 लड़कियां इस जगह की पहरेदारी करने लगी थी और ल्यूचिंग अपने सोल पावर को एक्टिवेट करके बच्चे कंटेस्टेंट्स को वार्निंग्स भेजने लगती है। कमजोर यंची की तरफ जियान देख के बोलता है चलो हम भी चलते हैं। यंची पूछती है कहाँ पे। ऑकवर्डली अपनी खोपड़ी को खुजाते हुए जियान एक्सक्यूज बनाते हुए बोलता है सामने एक झरना है, मैं वहाँ पे अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करके उस इविल पावर को एक्सपेल करूंगा और उस बहते हुए पानी से तुम जल्दी रिकवर हो पाओगी। कुछ समय के बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं अकेली सी जगह पे जहाँ तालाब मौजूद होता है। इस पॉइंट की गहराई ज्यादा नहीं होती और उसके चारों तरफ काफी गहरी हरियाली होती है। अपनी इंटरनल ऑर्गन्स में फैलने वाली इविल पावर को सेंस करके यंची गहरी सांस भरती है। वो अपनी एंजाइटी को दबा के बोलती हमें मुझे क्या करना होगा। जियान कहता है इस पॉइंट के बीच में जाओ और अपने दिमाग को स्थिर करो, बाकी सब तुम मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। वो ओरिजिनली यंची को अपने कपड़े हटाने के लिए बोलने वाला था जैसे ट्रीटमेंट और भी इफेक्टिव हो सके, लेकिन तभी उसके दिमाग में म्यूइंग का ख्याल आता है। वो चुपचाप अपने विचार बदल देता है। आखिरकार मेल और फीमेल की बॉडीज अलग होती हैं। भले ही जियान अपने इंटरनल स्ट्रगल को अच्छे से छिपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो यंची की सोल पावर से कैसे छिप सकता था। तुरंत ही उसके गाल लाल होने लगते हैं। हम उसे अपने सर को हिलाते हुए तुरंत ही पानी में जाते हुए देखते हैं। गूंजी थी स्प्लैश की आवाज उसकी वो भीगी हुई रोफ उसकी एलिगेंट फिगर को और भी हाईलाइट कर रही थी। जियान आगे बढ़ के बोलता है फायर। अब फिर होती फायर आर्टियन इस फ्लेम के संपर्क में आते ही तालाब में से तुरंत ही सिजलिंग आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अच्छी बात है कि जियान का कंट्रोल अच्छा होता है इसलिए पानी वेपराइज नहीं होता। वहीं पे इस फ्लेमिंग कोरे को महसूस करके ये जी कहती है इतनी पावरफुल। हालांकि उसके पास भी एक फायर टाइप का माइनर हेवली सीड होता है, लेकिन अब वो रियलाइज करती है कि होली फ्लेम को ऐसा दर्जा क्यों दिया जाता है, भले ही अनइंटेंशनली। लेकिन जियान की नजरें यंची के शरीर के ऊपर जाती हैं। जब वो धीरे धीरे नीचे आता है उसकी आंखें यंची की चेस्ट एरिया की तरफ रुकी थी जहाँ पे एक हरे रंग की लाइट ग्लो हो रही थी। वो भौं से घोड़ के बोलता है तुम्हारे घाव की लोकेशन कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। बीच में आने वाले कपड़े जियान की होली फ्लेम के लिए बड़ी डिस्टरबेंस बन रहे होते हैं। परेशानी को तो यंची भी समझती है। वो बहुत हल्की मस्कीटो जैसी आवाज में बोलती है मैं जानती हूँ कि ये डेस्परेट मूवमेंट है इसलिए तुम्हें जो करना हो वो कर सकते हो, वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है। जियान अपनी आंखें बंद करके बोलते है अगर ऐसी बात है तो प्लीज अपने कपड़ों को हटाओ जैसे इस इविल फोर्स को पूरी तरीके से पर्ज किया जा सके। इस लड़के को ऐसा बर्ताव करते हुए देख यंची के चेहरे पे ऐसी स्माइल आती है कि उसके गालों के बीच में 2 डिम्पल्स बन गए थे। वो बोलती है तुम सच में एक जेंटलमैन हो। ऑफ कोर्स उसका चेहरा और भी लाल होता जा रहा था। हालांकि उसने अपनी लाइफ में काफी कुछ सीखा था, लेकिन एक मर्द के सामने वो ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन में पहली बार आ रही है। लेकिन वो तब भी अपने चेस्ट से रोप को नीचे खिसका देती है। अब इस तालाब की खुली हवा में उसका चेस्ट पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया था। खैर यहाँ पे ज्यादा ठरक की बातें नहीं करूंगा। यंची पूछती है क्या ये काफी है। जियान कहता है खुद को शांत रखना, मैं शुरू करने वाला हूँ। अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी हो तो मुझे बताने से बिल्कुल हेजिटेट मत करना। उसकी हथेली पे पेयर होने वाली होली फ्लेम क्रिस्टल में से चुपचाप से एक बूंद निकल के यंची के चेस्ट की तरफ बढ़ने लगी थी। जैसे उसकी त्वचा और उसके बीच में संपर्क होता है, एक पैनी से जलन से भरे दर्द के साथ गूंजती है सी की आवाजें। यंची भी दांती मीस के बोलती ये जल रहा है। जियान हेजिटेट करता है। वो तब भी फील कर पा रहा था कि होली फ्लेम के बस एक ड्रॉप से ही उस ग्रीन इविल एनर्जी का ऑरा काफी कम हो गया था। वो पूछता है अगर तुम चाहो तो हम ब्रेक ले सकते हैं। कुछ ठंडी सांसें भर के यंची अपने सर को हिलाती है। वो कहती है नहीं मैं इसे सह सकती हूँ। जियान नोट करके अपनी फ्लेम को बहुत ध्यान से कंट्रोल करने लगा था। इस तालाब के ऊपर शांति से भरे वातावरण में एक खाकी फ्लेम बहुत जेंटल तरीके से डांस कर रही थी। पानी से उठने वाली भाप आसमान में जा रही थी और एक लड़की के कुछ मोन्स भी सुनाई देते हैं, मतलब कर्राने की आवाजें। धीरे धीरे वो होली फ्लेम उस इविल एनर्जी का खात्मा करने की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन देखो भाई इसमें लगता है टाइम, तो चलो हम दोनों को टाइम देते हैं। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड से कंटिन्यू होगी। हम उसकी शुरुआत में जानने वाले हैं थंडर टूम की बेसिक सिचुएशन, फिर बात करी जाएगी थंडर पॉइंट की, और आगे आपको जो चीजें मालूम पड़ने वाली हैं वो इतनी शॉकिंग है कि हम उन्हें सरप्राइज रखने वाले हैं। अगर आप उस एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों से इंतजार नहीं हो रहा होगा। इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। आप ज्वाइन कर सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी को, जैसे हर शाम को रिलीज होने वाली अर्ली एक्सेस एपिसोड आपके पास लगातार पहुंचेंगे। लेकिन अगर उससे भी आपका पेट न भरे और सबसे हमेशा 2 से 3 एपिसोड आगे रहना चाहते
चाहते हो तो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। ज्वाइन का ऑप्शन चल के होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा, चेकआउट जरूर करना। लेकिन उससे पहले कमेंट्स में बताना भूलना मत कि आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है। मैं आपका बेसब्री से इंतजार करूंगा। तब तक के लिए अलविदा।